हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। एक बार फिर से इस हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, हरि गीतिका छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो हरि गीतिका जो छंद होता है ये भी एक सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। 16-12 पे यति होती है। हमने गीतिका देखा था, उसमें 14-12 पे यति होती है, इसमें 16-12 पे यति होती है। और प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु अवश्य आता है। गण हमने देखा था, गण देखेंगे तो ये लघु और गुरु जो होते हैं वो गण होते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। आगे लिखा है कि जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। ये उदाहरण जो है वो है आपके हरि गीतिका छंद का। ठीक है, तो देखो एक सममात्रिक छंद है, 28-28 मात्रा होती है, 16-12 पे यति होती है और अंत में एक लघु और एक गुरु आता है। इससे जो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, गीतिका और हरि गीतिका दोनों इंपॉर्टेंट है। और गीतिका का उदाहरण मैंने आपको 2 बार सुना दिया, आपको याद होगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये दोनों अच्छे उदाहरण है, दोनों बेस्ट उदाहरण है, आप लोग याद करिए और दोनों का इसी तरीके से याद कर लिए। अच्छा, कंपैरिजन जब करोगे ना दोनों का, अगर कंपैरेटिवली अगर चीजें याद करी तो बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हरि गीतिका की बात करें तो ये भी एक सममात्रिक छंद है और हरि गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है और गीतिका की प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होने के कारण वो सममात्रिक छंद कहलाता है। तो पहला तो हो गया सममात्रिक है, इसमें 28 मात्राएं, उसमें 26 मात्राएं, इसमें 16-12 पे यति और उसमें 14-12 पे यति, और अंत में लघु गुरु आता है, उसमें भी अंत में लघु गुरु आता है। उसका उदाहरण है हे प्रभु आनंद दाता वाला, और इसका उदाहरण है संसार की समरस्थली वाला। तो ऐसे याद कर लीजिए, कंपेरेटिवली चीजों को याद करेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों 10वां, कि ये क्रम से अपन चल रहे हैं इसलिए 10वां प्रश्न है कि अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने पर अलंकार होता है। तो बच्चों मानवीकरण अलंकार होता है कि कोई भी चीज जो है ना, जो जिसमें मतलब निर्जीव जो चीज है उसे जैसे मानवीय रूप में दिखा दिया जाए, तो वहां पे जो है वो मानवीकरण अलंकार होता है। हमने एक पतंग कविता पढ़ी है जैसे, तो पतंग कविता में जैसे शरद को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, पुलों को पार करते हुए दिखाया गया है, नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में हजारों उदाहरण है मानवीकरण अलंकार के। तो ये मानवीकरण अलंकार होता है जहां पर अमूर्त चीजों में मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है बच्चों 11वां प्रश्न है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं बताइए। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और वहां पर जो है ना बोर्ड ने, हालांकि वैसे 3 प्रकार है पर कई जगह आपको 2 प्रकार मिलेंगे अलंकारों के, तो आपको 3 करने, क्योंकि बोर्ड ने जो आंसर की भेजी उसमें 3 बताए थे, तो फाइनली 3 प्रकार के अलंकार आपको करने हैं। तो देखो 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार कहाँ होता है? जहां काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अगर उस शब्द को वहां से हटा दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वहां पर तो होता है शब्दालंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादक ता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अब कनक कनक, तो ये शब्द में ही अलंकार है। अगर यहां से एक कनक हम हटा लें, जैसे एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतुरा, तो अगर हम ये कह दें कि सोना धतुरा, तो कनक कनक ते 100 गुनी, तो सोना धतुरा से 100 गुनी, तो वही वो अलंकार नहीं रहा इसमें। तो ये होता है शब्दालंकार। उसके बाद क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता है कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाए वहां पे अर्थालंकार होता है। और इसमें अगर किसी शब्द को हटा करके उसका पर्यायवाची शब्द भी लगा दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, साथ ही साथ उस अलंकार के सौंदर्य में, अलंकार के चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां पे होता है शब्द अलंकार। इसी तरह होता है उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, अलंकार उत्पन्न किया जाए, वहां पे होता है उभयालंकार। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमने बच्चों ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स, इसके साथ ही हमने हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स और साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट नोट्स जो है, केवल नोट्स ओनली 11 रुपए में हम अवेलेबल करा रहे हैं।
हमारे ऐप में मिल जाएगा। और ये जो हिंदी साहित्य के अपन 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है हमारी, ये 2000 प्रश्नों की सीरीज भी आपको जो है वो हमारे ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये हमारा जो नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। नंबर है 9079622989। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, 12वां तो गायब हो गया। 13वां प्रश्न है बच्चों कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हर टॉपिक में से लिए गए हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। आपने अगर 2000 प्रश्नों का अभ्यास अगर कर लिया ना तो आपका पूरा पेपर इसी में से मिल जाएगा। ये अभी हम छोटे बड़े प्रश्न, ये छोटे छोटे प्रश्न कर रहे हैं, हम बड़े प्रश्न भी करेंगे, व्याख्या भी करेंगे, रिक्त स्थान वाले भी करेंगे, और जो गद्यांश और पद्यांश जो होते हैं अपने अपठित वो भी करेंगे, और किताब से जो व्याख्या आएगी वो भी अपन करेंगे, साथ ही साथ निबंध लेखन भी करेंगे। तो ये 2000 में ये सारी चीजें शामिल है, 2000 प्रश्नों में तो ये सारी चीजें शामिल है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो बोर्ड का एग्जाम का जो आपका पेपर आएगा, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से आ जाए। आप लोग तो बस पढ़ते रहिए, जो चीज बताई जाती है उसको याद करते रहिए, याद करना भाई आपका काम है। तो देखो विशेष लेखन जो बच्चों होता है ना, ये किसी विशेष क्षेत्र का लेखन जो होता है वो विशेष लेखन कहलाता है। और जो विशेष लेखन करने वाले जो पत्रकार होते हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं उस विशेष लेखन में। जैसे मान लीजिए खेल का है, जैसे मान लीजिए व्यापार का है, तो इससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो टेक्निकल चीजें होती है, और वो टेक्निकल चीजों का जानकार होना चाहिए व्यक्ति। तो इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए कि विशेष लेखन की भाषा एक तो सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसकी शब्दावली विशेष तकनीक वाली होती है। तकनीक वाली मतलब समझे ना, कि जैसे मान लीजिए खेल का लेखन करना है तो खेल के लेखन में जो जो शब्द काम में आते हैं वो शब्द उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो वो तो जो खेल का जानकार होगा वो जानता है। इसी तरीके से मान लो विज्ञान के क्षेत्र में आपको लेखन करना है तो जो वैज्ञानिक शब्दावली है वो उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो जो वैज्ञानिक होगा वो सब जानता है इस प्रकार की चीजों को, है ना, इस प्रकार की जो पत्रकार होते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो उस विषय पर लिखते हुए लेखन में काम आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए हमें उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। तो यह होता है विशेष लेखन, मतलब किसी विशेष क्षेत्र का लेखन। समझो आप, सिंपल भाषा में समझो कि अगर मान लीजिए खेल पर किसी को एक जो है समाचार बनाना है तो खेल से रिलेटेड जो शब्दावली होती है उसी का प्रयोग करना है, और उसी का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो इसमें विशेषज्ञ होता है, और ये होता है विशेष लेखन। इनके अपने अलग अलग टेबल होते हैं, डेस्क होती है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि पत्रकारिता की भाषा में डेस्क क्या होता है, तो वहां अपनी अपनी एक अलग बेंच जो होती है ना, बेंच डेस्क। तो जैसे ये खेल की डेस्क हो गई, ये व्यापार की डेस्क हो गई, वो राजनीति की डेस्क हो गई। तो ऐसे उस पर उस विशेष क्षेत्र से रिलेटेड लेखन करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में लिखा है कि एक सुव्यवस्थित, एक सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है। बिल्कुल सटीक परिभाषा याद रखना, कई बार ये रिक्त स्थान में भी पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न अपन कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर प्रश्न हम करते हैं तो वो क्या करता है, आपका वन लाइनर को जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कवर करता है। आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं वो भी कवर होते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी कवर होते हैं। अब बोर्ड का थोड़ा सा बोर्ड का क्या है कि वेटेज जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थान, वन लाइनर और ये तीनों शामिल हो जाते हैं। तो आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, और जो छोटे प्रश्न करोगे उससे बड़े भी बन जाएंगे और बड़े से छोटे भी बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन है कि भाई फीचर लेखन है, या स्तंभ लेखन है, या आलेख लेखन है, या समाचार लेखन है। सारी चीजें भिन्न भिन्न है। तो ये जो है ना सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो है वो बच्चों, आप आंसर बताइए, आपको बताइए क्या क्या लिखोगे इसमें। वैसे आप लोग है ना आंसर देते नहीं हो। कल मैंने आपको एक जो उदाहरण दिया था, हे प्रभु आनंद दाता वाला, मैंने बताया था आपको कि आपको ये बताना है किस छंद का उदाहरण है, आपने किसी ने नहीं बताया। तो आप याद कैसे करोगे फिर चीजें, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करके चीजों को आंसर देते रहो, ताकि पता चले कि भाई हाँ आपको कितनी चीजें याद है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ये फीचर लेखन है। ठीक है, देखो स्तंभ लेखन क्या होता है, समाचार में जो संपादकीय पृष्ठ होता है वहां पर किसी विशेष व्यक्ति के नाम से स्तंभ छपते हैं। आलेख होता है एक जो निबंध होता है, लेख जो होता है, लेख का लघु रूप जो होता है, छोटा रूप जो है वो तो आलेख कहलाता है। और समाचार लेखन जो है, समाचार हम डेली अखबारों में जो सूचनाएं पढ़ते हैं, एक प्रकार की रिपोर्टिंग होती है ये, तो जो सूचना होती है वो क्या कहलाती है, वो समाचार कहलाती है। और समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो ये है फीचर लेखन। फीचर में क्या होता है कि कोई भी जो चीज लिखी हो ना, वो एक तो सुव्यवस्थित, अच्छे तरीके से व्यवस्थित होती है,
है, साथ ही साथ सृजनात्मक होती है। सृजनात्मक का मतलब व्यक्ति जो लेखक होता है, जो फीचर लेखन करता है, वो और अच्छी अच्छी चीजें उसमें लिखेगा, जोड़ेगा, अपनी तरफ से जोड़ेगा, और आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो एक ही टॉपिक पर 5 व्यक्तियों ने लिखा है, फीचर लिखा है, तो 5 व्यक्ति अपने विचार लिखेंगे, इसलिए वो पांचों का भिन्न रहेगा। मतलब विषय एक रहेगा लेकिन अपने विचार उनके खुद के रहेंगे, तो वो आत्मनिष्ठ होता है। और एक चीज होती है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि आप चाहे 5 व्यक्ति लिखो या 10 व्यक्ति लिखो, सबका आंसर बिल्कुल सेम होगा। जैसे ये जो प्रश्न है ना, ये कोई भी व्यक्ति भले इसका जवाब दो, इसका जवाब फिक्स होगा, है ना। अ है तो अ ही रहेगा, तो ये वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो है वो भिन्न चेंज नहीं कर सकते अपन। और आत्मनिष्ठ में क्या होता है, अपने अपने विचार भिन्न हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन ए, ये जो है वो होता है फीचर लेखन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर है फीचर लेखन। अगला हमारा प्रश्न है कि राम के वियोग में कौशल्या किसे अपनी छाती से लगाती है। भगवान राम जी जब वनवास चले जाते हैं, उनको 14 साल का वनवास हो जाता है, तो हमारी जो रचना है तुलसीदास जी की, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि भाई भगवान राम जी के वियोग में माता कौशल्या बार बार अपने हृदय से लगाती है, अपने नैनों से लगाती है। किस चीज को? सीता को। तो भाई सीता को नहीं लगाती, क्योंकि सीता जी तो भगवान राम जी के साथ थे। भरत को भी नहीं लगाती है। राम की चरण पादुकाओं को, बिल्कुल राम की चरण पादुकाओं को। और राम के छोटे धनुष बाण को नहीं। छोटे धनुष बाण को तो देखती है ना। छोटे धनुष बाण को तो क्या करती है माता कौशल्या, देखती है। और चरण पादुकाओं को जो है वो हृदय से लगाती है, नैनों से लगाती। कहा है ना कि जो है वो इनकी बाण धनुइया को तो निरखती है माता, और बार बार उर नैननी लावती प्रभुजू की ललित पनैया। बार बार उर नैननी, उर मैंने हृदय से, नैननी मैंने आंखों से, बार बार उर नैननी लगावती, लगावती मैंने स्पर्श करती है, बार बार उर नैननी लगावती प्रभुजू की ललित पनैया। भगवान राम की उन छोटी छोटी पनैया मतलब पगरखियां, पगरखियां मतलब छोटी छोटी चरण पादुकाओं को। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो राम की चरण पादुकाओं को माता बार बार क्या करती है भाई, हृदय से लगाती है, नैनों से लगाती है। अगला है 16वां प्रश्न कि जहां कारण का अभाव हो, मतलब कारण उपस्थित नहीं है ना, जहां कारण का अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता वर्णित हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो यह तो लिखा हुआ है आपके सामने, बट आपको याद होना चाहिए, ये विभावना अलंकार होता है बच्चों। विभावना मतलब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए। मैंने कहा ना, संसार में कार्य कारण संबंध होता है। कोई भी कार्य बिना कारण के घटित नहीं होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मतलब अपन को परीक्षा में अच्छे टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं, इतना रेगुलर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, निश्चित रूप से कम नंबर आएंगे। तो आपके ज्यादा पढ़ने का कारण क्या है? आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हो, आप ज्यादा कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, आप ज्यादा कुछ बनना चाहते हो, तो इसका कोई ना कोई कारण होता है बच्चों। ये कहलाता है विभावना अलंकार। इसका एक उदाहरण भी आप याद रखो, आपको हर अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण, हर छंद की परिभाषा, उसका उदाहरण आपको याद होना चाहिए। तो विभावना अलंकार का क्या उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है अपना इस विभावना अलंकार का। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न नहीं है, अभी नेक्स्ट तैयार करेंगे। तो अभी देखो, आज इतने क्वेश्चंस हमने किए हैं, एक एक प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। और रेगुलर ये मॉर्निंग में अपनी हिंदी साहित्य की क्लास रहेगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जब बच्चों पढ़ते हैं तो इतना तो आपका ड्यूटी बनती है कि एक कमेंट तो जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपने साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सके। थोड़ा सा जो है वो जगत कल्याण की भावना अपने मन में जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम आपको निःशुल्क पढ़ाते रहेंगे लगातार। आपकी में जो है वो जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, पेपर्स, मॉडल पेपर्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। वैसे हमने 10-10 मॉडल पेपर्स तैयार कर लिए हैं, हमने कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करा दिए, हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करा दी है। ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।